नमस्कार। वंदे धेनु मातरम, जय श्री राम। आज गो आधार हम सभी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पहले अपने इतिहास पर जाना पड़ेगा। जब एक कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बान, नीच नौकरी भीख समान। आज वही उत्तम नौकरी मध्यम बान, नीच खेती भीख समान हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? हमारा जीडीपी जो हाई था, सबसे ऊंचा था, आज बहुत कम हो गया। देश पे कोई कर्ज नहीं था, आज कितना हर जन्म वाले बच्चे पर कर्जदार हो गया है। पहले लोग अपनी लड़की की शादी करने के लिए जिस घर जाते थे, देखते थे कि उसके घर में कितने बैल हैं। आज अगर घर के आगे बैल दिखा, कोई भी लड़की किसान से शादी करने को तैयार नहीं है। कोई पिता अपने बच्चे को किसान बनाने को तैयार नहीं है। किसान की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी और दिनों दिन और हालत खराब होते जा रही है। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, किसी भी देश की, गांव की, राज्य की या व्यक्ति की अर्थव्यवस्था दो बातों पर निर्भर करती है, आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जितना खर्चा बढ़ेगा और जितना निर्यात करेंगे उतनी आमदनी होगी। अब किसान एक ऐसा वर्ग था जो कि केवल निर्यात करता था, आयात कुछ नहीं, सब कुछ अपना था। अपना बैल, अपना खाद, अपने घर के परिवार मजदूर के रूप में, और अपना बीज, जो भी सिस्टम था वो सब अपना। और कुछ जो दूसरे लोगों से, वो भी पूरे गांव में उपलब्ध थे, जैसे लुहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, जितने भी लोग हैं वो सबसे जुड़ा होकर अपने अनाज के बदले में सेवा लेता था उनसे। यानी उसका खर्च बहुत कम था और जो उत्पन्न हुआ उसके बिक्री के बल पर ही वो बाहर का चीज़ें खरीदता था। आप देखेंगे कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोना तो, और आज भी हम देखते हैं कि मंदिरों में हर जगह सोने भरे पड़े हैं। अपना भारत इस तरह कैसा था? इतना सोना तो अपने देश में होता नहीं है, सोना तो बाहर से ही आया। तो जब बाहर से सोना अपने देश में आया तो यहाँ से क्या दिया गया? कोई पहले बहुत बड़ी फैक्ट्री की बात नहीं थी। यानी जो हमारे घरेलू उद्योग थे, खेती ही हमारा उद्योग था, और खेती से जुड़ा हुआ जो भी वर्ग था वो सब ही उद्योग थे। और खेती के मसाले, खेती का अनाज, ये सब ही हम एक्सपोर्ट करते थे और उसके बल पर हम सोने, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको लूटने के लिए पूरा विश्व सैकड़ों सैकड़ों साल लूटते रहा, फिर भी देश पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं हुआ था। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आज जो है हर बच्चे पर कई हजार कर्ज हो गया है। तो अपनी खेती कैसे ऐसी हालत हुई? आज खेती से क्यों आदमी परेशान है? जिसको हर कोई चाहता है खेत बेच कर कहीं कुछ सामान ले ले, कहीं फ्लैट ले ले। ऐसी हालत खेती की क्यों हो गई? तो मूल कारण है, सबसे बड़ी बात, खेती के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी की उपलब्धता आज हर देखा जाएगा तो पहले जहां 20 फुट पर पानी था, आज वहां 300, 400, 500 बढ़ते जा रहा है। हर साल जो है 20 से 25 फुट नीचे पानी चला जा रहा है। तो किसान खेती कैसे करेगा? तो चूक कहाँ हुआ? जब बरसात में पानी होता है तो हमारे खेतों से बाहर चला जाता है। एक किसान के लिए सबसे बड़ी संपत्ति जो है उसकी मिट्टी और उसका पानी है, जो ईश्वर द्वारा उसके बरसात के मौसम में खेत में पानी गिरता है, वही उसकी असली संपत्ति है। उसी के बल पर वो आगे बढ़ने वाला है। और जो खेत की मिट्टी है, जब पानी होता है तो उस समय किसान का जमीन इतना कड़ा हो गया है, इतना कड़क हो गया है, हार्ड हो गया है कि उस पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता, पानी को खींच नहीं पाता है और पानी उसके जमीन से आगे निकलते जाता है। जो उसकी संपत्ति खेत से बह रहा है और वो देख रहा है, जो संपत्ति आगे दिनों में
जब बरसात खत्म हो जाती है तब काम आने वाला था, उस समय उसी पानी को आज वो जाने दे रहा है। अब वो संपत्ति समझा ही नहीं किसान उस पानी को। कोई नौकरी करता है, महीने में 1 दिन पगार मिलता है माह में, और वो जो है कभी घर से बाहर फेंकता नहीं है, अपने हिसाब से खर्च करता है, अगले 30 दिनों तक खर्च करता है। उसी तरह से ये 3-4 महीने में होने वाले पानी को पूरा इकट्ठा करे, वो बाहर नहीं जाने दे, और अगले 8-9 महीने तक जो उसका उपयोग करे, ये पानी के लिए है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसान को अपने खेत से 1 बूंद पानी भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उस अपने खेत में ही रहे। इसके लिए क्या व्यवस्था करे, वो उसके सोचने की विषय है और करने की विषय है। तो पहली बात हुई कि हमारा जमीन पर गिरने वाला पानी का 1 बूंद भी अपने खेत से बाहर नहीं जाएगा। किसान की पहली नियम होनी चाहिए। इस महावीर ये बात बताया गया है कि पानी कैसे बाहर नहीं जाएगा। नंबर 2 है, जब पानी होता है और पानी खेत से बाहर जाता है तो हमारी मिट्टी जो है उसे भी ले जाती है। जो टॉप लेयर होता है, सबसे मूल्यवान मिट्टी जो है वो सबसे ऊपर का होता है, जो कि हवा से, जो वायुमंडल से, अग्नि से, पानी से और आकाश से जुड़ा होता है, वो बहुत ही ताकतवर होता है। वो पानी जो है उस मिट्टी को बहाकर ले चला जाता है। तो जब पानी ही खेत से बाहर नहीं जाएगा तो ये मिट्टी भी खेत से बाहर नहीं जाएगा। अब बात ऐसी आती है कि पानी कभी कभी फसलों में पानी से डूबने लगता है, फसल डूबने लगता है, तो कैसे पानी न निकालें। इसीलिए हम पानी को बीच के नालियाँ बनाए हैं, ताकि जो पानी ज़्यादा हो तो नाली में जाए, और ज़्यादा पानी होता है नाली को गहरा कीजिए, बेड जो है, जो उसका बेड है उस पर पानी नहीं भरेगा। इसके बाद बात आती है, आज पानी के लिए लोगों के पास ऐसे ही ज़मीन कम है, वो फिर क्या करते हैं, कहीं और तालाब लेते, ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ तालाब बनाते हैं, वहाँ अब उस पानी को जमा होने के बाद उसे पंप से लाने के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं, बिजली लगाते हैं, और उस पानी को फिर से लेकर आते हैं। जो चीज़ वो पानी जो है हमारे खेत से गया, जब खेत से जा रहा था तो हमने रोका नहीं, और उसे लाने के लिए फिर इतना मेहनत करते हैं। तो महावीर खेती का पहला नियम है कि अपने खेत से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात है खाद की बात। जमीन को हम आज जितना डालते हैं उसका 1.5% ही जमीन ऑब्जर्व करती है, 1.5%, क्योंकि जमीन जो हर फसल के लिए 1.5% ही हमारे बाहर से लेती है जमीन के तत्वों से, बाकी सब वायुमंडल से लेती है। ये समझना हो तो आप 100 किलो हरे पत्ते ले लीजिए, कोई भी लकड़ी के हरे घास, चारा, कोई भी हरा चीज़ ले लीजिए 100 किलो, और उसको सूखने को रख दीजिए। लगभग सूखने के बाद 12 किलो हो जाएगा, 12 किलो हो जाएगा। 88 किलो कहाँ गया? वो आकाश में, हवा में, अग्नि में, जल तत्व में, ये बाहर चला गया, जमीन में नहीं गया। अब जो 12 किलो बचा है उसको जला दीजिए तो आपको लगभग 1.5 किलो बचता है, कम ज़्यादा सबका हो सकता है। अब 1.5 किलो बाकी 10.5 कहाँ गया? वो भी पंच तत्वों में विलीन हो गया। अब 1.5 किलो जो बचा वो कहीं नहीं गया, वही मिट्टी तत्व है। इसीलिए हम जो जमीन को, मिट्टी को ही शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें, और मिट्टी तत्व ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे चीज़ ही उसमें डालें। इसके बाद बात आती है कि जो भी खरपतवार है वहाँ का, हम लोग क्या करते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं, जो गाय भी नहीं खा सकती और लोगों के उपयोग का भी नहीं है। ऐसे चीज़ जो खरपतवार है उसी ज़मीन में समाहित होना चाहिए, वहीं डालना चाहिए। कि ये भी जो खरपतवार है, जो उसमें कचरे जो बोला जाता है, जो भी अवशेष है फसल का, ये सब भी उसी ज़मीन से ताकत लिया है, वो वहीं जाना चाहिए। इसलिए उसी में हम उसे सड़ाने की या कैसे मिक्स करने की, उसमें या आच्छादन करें, किसी रूप से खेत में ही रखने का प्रयास करना है। आजकल हम सभी खेतों में अलग अलग तरह से बैक्टीरिया डालते हैं, जीवामृत के रूप में अलग अलग। एक वो बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है जब जाएगा तो वहाँ और भी बढ़ाएगा फसल को,
बाहर से नाइट्रोजन वगैरह सब खींच करके अवशेष देगा। लेकिन इसमें कंसेप्ट जो है हम जीवामृत बनाते हैं उसमें गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और बड़ के नीचे की मिट्टी डालते हैं। यहाँ थोड़ा सा सुधार किया गया है कि हम गुड़ जो है वो गौ माता को खिलाए हैं, बेसन भी गौ माता को खिलाए हैं। गुड़ और बेसन जब गौ माता को खिलाएंगे तो बहुत ही प्रसन्न होती है। जब गाय जो है घास खा करके इतना अच्छा चीज़ देती है, गाय ऐसी चीज़ प्राणी है कि तेल खिलाइए और घी बनाएगी। ऐसा दुनिया में कोई मशीन नहीं है जिसे शुद्ध तेल खिलाया जाए और घी में कन्वर्ट करे। तो उसे गुड़ बेसन अगर उसको खिलाया जाए तो उसके गोबर जो निकलेंगे वो ही हाई बैक्टीरियल होंगे और बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा। अब आती है बात जो सब खरीदते हैं बाहर से, कीट नियंत्रण की बात आती है, कीटों से रक्षा की बात आती है। हमारा फसल जो है हमेशा एक भय होता है और उसके लिए बहुत ही अधिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अपने कीड़ों को भगाने के लिए जो पेस्टिसाइड है उसका उपयोग करते हैं। पेस्टिसाइड डालने से जितना किसान कमाता है उससे कई गुना जो है अपने बीमारी में गंवाता है और कई किसान बेचारे इसी रूप से शहीद हो जाते हैं और जो उपज करते हैं वो भी किसी के जानलेवा ही है। अब बात ऐसी है, किसान ने पूंजी लगा से इतने खर्च कर दिया है, केवल कुछ कीटों के कारण से उसका फसल नष्ट विषय है। यहाँ भी गौ माता आपके काम आएगी। आपके आसपास जो भी प्रकार के वनस्पति है वो गौ माता को खिलाने का प्रयास कीजिए। जिसे गौ माता खाए वो गौ माता को खिला दीजिए, जिसे ना खाए उसे अलग रखिए। अभी जो गाजर घास है, जो कांग्रेस घास भी बोला जाता है, वो अपवाद में आता है, उसे भी अलग कर दीजिए क्योंकि वो एक साजिश के तहत अपने देश में लाया गया है। इसलिए गौ माता सीधी साधी समझ नहीं पाती है, इसलिए कभी कभी खा जाती है। बाकी जितने भी वनस्पति हैं वो आप गौ माता को सबके पत्ते एक एक ट्रायल के लिए खिलाइए। जो खाती है वो गाय को खिलाते जाइए और जो नहीं खाती है ऐसे जो है वनस्पति को अलग नोट कर लीजिए। जो भी स्थानीय नाम है उस भाषा में याद कर लीजिए और उसी को लेकर गोमूत्र में उबालिए और उसको जो है खेतों में छिड़काव कीजिए। क्योंकि जिसे गाय नहीं खाएगी उसे दूसरे कीड़े भी नहीं खाएंगे। गाय पूरे विश्व का पथ दर्शक है, उसको दिखाने वाला है। तो गाय से ही, जिसे गाय खाएगी उसे ही दूसरे कीड़े भी खाते हैं। अब देखिए बात ऐसी है, सभी कीड़ों के मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से कीड़े दूसरे छोटे कीड़ों को खाते हैं, पक्षी कीड़ों को खाते हैं। पहले लोग इतने संपन्न थे, किसी को भी भगाते नहीं थे, एक दूसरे का साइकिल मेंटेन था। पक्षियाँ कीड़ों को खाते थे। लोग बोलते थे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यानी चिड़ियों को भगाते नहीं थे, उसमें भी राम का ही दर्शन करते थे। इतनी बड़ी उदारता थी। आज भी किसान के पास कोई चला जाए तो उसे हाथ से खुद तोड़ करके और उसको खाली हाथ नहीं लौटने देता है। कुछ पैसे नहीं मांगता है। हाँ, बड़ा अमाउंट में, बड़ा क्वांटिटी में ले तो अलग बात है, लेकिन ऐसे एक दो चार टमाटर या दो चार खीरे या ककड़ी के लिए वो पैसे किसान कभी नहीं मांगता है। इतना बड़ा दिल वाला कोई नहीं हो सकता है। अपनी पूरी संपत्ति को बाहर ही आसमान के नीचे रखने वाला ऐसा समर्थवान आज इतने इस कगार पे है जिसको कि 6,000 रुपये साल में सरकार से लेना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुविधा की बात है। वो तो ऐसा बनना चाहिए कि सरकार को 60,000 रुपये दे सके। हमारा किसान ऐसा बनना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, किसान सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर सीख के आते हैं कि वहाँ बताया जाता है कि ये फसल से इतने लाख की आमदनी हुई। वो अपने पूरे खेत में लगा देते हैं, पता भी नहीं कर। अपने देश जो है हर 10 किलोमीटर पर अलग अलग चेंज हो जाता है। तो हमें बांटना जरूरी है।
पहले हम थोड़े ही हिसाब से प्रयास करें, अगर सफल हो तो पूरे खेत में लगाएं। ऐसा नहीं, जैसे नासिक में अंगूर होता है, अच्छा हम वहाँ से सीख कर आएँ, जलगांव में लगा दें, मिट्टी की जांच कराएं, जो मिट्टी वहाँ चाहिए वो मिट्टी कंटेनर हम यहाँ डाल दें तो भी यहाँ अंगूर नहीं आएगा, क्योंकि हम मिट्टी को बदल सकते हैं। जो यहाँ का वातावरण है, जो हवा है, जो यहाँ आकाश है, तत्व है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। नागपुर में संतरे होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते जलगांव में। कश्मीर में सेब होते हैं, हमारे जलगांव में नहीं हो सकते। कहने का मतलब है जो यहाँ होता है कोई जरूरी नहीं कि दूसरे जगह हो। हमारा ये नहीं कहना है कि आप नए फसल न लगाएं या देखकर नए अनुभव न करें, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी के भी अनुसंधान को अपने पूरे खेत में बदलने के पहले आपका अनुसंधान होना चाहिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। नहीं तो क्या होता है, उत्पादन के बाद मालूम होता है कि वो बहुत कम हुआ या फंस गए। इस किसान को बचना है, फंसना नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन करें जो हमारे ही क्षेत्र में पहले से होता आया है, ताकि इससे मालूम होता है कि वहाँ का तापमान, वहाँ का हवा, वहाँ का आकाश, सूर्य तत्व सभी जो है उस फसल को पोषक करते हैं। कई साल रिसर्च करने के बाद हमारे पूर्वज जो है वो फसल वहाँ उगाए थे। और आगे बात आती है कि एक और बात किसानों को बताया जाता है कि इसका इतना कीमत मिलता है। आप जो है एक जड़ी बूटी लगाइए, ये 1000 रुपये किलो बिकता है, 2000 रुपये किलो बिकता है। सफ़ेद मूसली लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप लगाने के बाद, उत्पन्न होने के बाद जब बेचने जाता है उस समय हताश हो जाता है। इसका उपाय क्या है? कोई भी आप लगाने वाले हैं, मान लीजिए आप सफ़ेद मूसली लगाने वाले हैं खेतों में, वहाँ होता भी है, आपने ट्रायल ले लिया कि सफ़ेद मूसली हुआ, आपने थोड़ा सा अनुभव लिया, अच्छा हुआ, तो आप कहीं से भी 1 किलो सफ़ेद मूसली जो है बाज़ार में लेकर जाइए और वहाँ पूछिए कि भाई साहब मेरे पास 1 ट्रक सफ़ेद मूसली है, आप क्या कीमत लेंगे? अच्छे काम के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दीजिए। कभी कभी दुनिया में कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता, बस उसका समय, काल और स्थान होता है। उसी तरह से अगर हम पूछ लें मार्केट में, बाज़ार में जितने भी दुकान हैं खरीदने वाले, उनसे पूछ लें कि भाई साहब ये मेरे पास 2 ट्रक माल है सफ़ेद मूसली, या जो भी आपके पास है, आप क्या कीमत से लेंगे? उस समय आपको मालूमात हो जाएगा कि क्या कीमत से बिकता है। अगर लगा कि ये कीमत जो मांग रहे हैं, लेने के लिए तैयार हैं, वो हमारे कीमत जो सोचा है उसके अनुकूल है, आप पूरा खेत कीजिए। तो बताया, पहले अनुसंधान कीजिए, उसके बाद पूरे खेत में कीजिए। एक और बात आती है कि कुछ अपने खेतों में एक ही फसल नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है कि कोई भी एक कीड़ों का आक्रमण हुआ, उनको सामने एक ही तरह का दुश्मन है, मतलब खाना चाहते हैं तो एक दूसरे के लिए दुश्मन हुए, नष्ट करना चाहते हैं। मतलब बैगन लगाया, पूरे खेत में बैगन है, तो उसको बैगन के ही बारे में उनकी रिसर्च होगी, कीड़ों की, बैगन पर किस तरह से हमला करें। तो इसलिए अलग अलग लगाएंगे तो खुद कंफ्यूज होगा कि मैं किसके लिए प्रयास करूं, और उनके लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा, या कुछ फसल पे आएंगे तो दूसरे पे। इसीलिए एक ही फसल चारों तरफ नहीं करना चाहिए, अलग अलग तत्वों में लेना चाहिए। एक और आदत है हमारी, हम एक ही फसल को हर साल लेते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ के बारे में बताता हूँ, जलगांव, केला, इस खेत में केला हुआ, अगले साल भी केला, अगले साल भी केला, फिर से केला। तो जो हर पौधे अपने अपने अनुसार से जो है ज़मीन से लेते हैं। भूमाता के अंदर सब कुछ है, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है। मिर्च भी ताकत यहीं से लेती है, आम भी अपना रस यहीं से लेता है, और जो है केले भी यहीं से लेते हैं। तो जो लिया, लेने से बाद उस तत्व की कमी हो जाती है। अगले बार हम वही तत्व लगाएंगे तो जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। इसीलिए एक चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए हमें। और उससे क्या होगा, जैसे हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए कुछ देर में इतिहास 2 घंटे 1 घंटे पढ़ने के बाद लगता है कि अभी
बहुत ज़्यादा हो गया, हम विषय चेंज करते हैं, तो फिर से या गणित पढ़ते हैं। उसी तरह से इस बार जो खेती किए, अगर 1 साल का खेती है तो जो खेती ये साल किए हैं अगले साल दूसरा करना चाहिए। और बातें आती है गौ माता की, तो गौ माता का गोबर में असंख्य बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया को हम बाहर धूप में सूखने देते हैं, ये सब मर जाते हैं। मरने के बाद जो है, और जो भी उसमें ताकतवर गैस है सब बाहर निकल जाता है। हम फिर से उसे कंपोस्ट करने के लिए और कई तरह के बैक्टीरिया अलग से खरीदते हैं। हमारे पर आनंद थे, उन्हें खत्म कर दिए और फिर से खरीदते हैं। आप खरीदिए, उसके लिए मना नहीं है, वो मरने मत दीजिए। गौ माता के गोबर को कभी भी धूप में मत रखिए। धूप में जब कंडा बनाना है उसे ही रखिए, ऐसे धूप में मत रखिए, ताकि उसे बैक्टीरिया जो है वो मरे नहीं। मरे, प्रकृति में आया है तो मरेगा ही, चाहे इंसान हो या कोई भी, लेकिन अपने जैसा कुछ पैदा करके मरे। तो वो जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं गोबर के अंदर, वो अपने जैसे दूसरे और बढ़ा के तब जाएं। तो ये बैक्टीरिया जब तक खाद हमारा जो है, जो फर्टिलाइजर है, खेत में नहीं जाता है, तब तक उसको धूप का संपर्क से बचाएं। ये बहुत ज़रूरी है। छांव में रखें, उसकी जो नमी है वो बनाए रखें। अपने खेत में भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे ज़मीन के अंदर, जो हमारे काम के होते हैं। हम खेतों में कई तरह के जीवाणु डालते जाते हैं, लेकिन खेत में पहले से जीवाणु होते हैं, वो धूप से गर्मी में मर जाते हैं। अब इसका क्या उपाय है? हम बाहर से खरीदते हैं, लेकिन जो ज़मीन का जीवाणु मरते जाते हैं। तो अपने खेत के अंदर कहीं ना कहीं एक जो है पेड़ होना चाहिए। पेड़ से क्या कि जब भी आप देखेंगे गौ माता चढ़ रही है, जब धूप बहुत तेज हुआ तो गौ माता जो है पेड़ के नीचे आ जाती है। यह स्वभाव सभी प्राणियों में होता है। तो जमीन के अंदर जो जीवाणु है वो भी जो है धीरे धीरे वो अंदर अंदर जो है पेड़ के पास नीचे आ जाएंगे। आपके पेड़ के नीचे उत्पादन नहीं होता है, आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन वो आपके घर, जैसे हम अपने लिए घर बनाते हैं, अपने काम करने वाले मजदूर जो होते हैं, जो हमारे सेवक साथ में होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। हम जो गोवंश रखते हैं, गाय बैल खेती करने, उनके लिए घर बनाते हैं। हम जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ट्रैक्टर या जो भी सामान, उसके लिए घर बनाते हैं। तो जो जीवाणु जमीन के अंदर रात दिन कोड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। उसके लिए घर बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो आपका वृक्ष है, जो पेड़ है, वही आपका जो है उसके लिए वरदान है। तो आपके खेत के अंदर कहीं ना कहीं वृक्ष होना चाहिए कि जब भयंकर गर्मी, जब जमीन भूमाता तपे, तो वो सब बैक्टीरिया जो है वो उस पेड़ के नीचे, जब फिर बरसात आए, नमी का वातावरण हो जाए, तो फिर से आपके खेतों में आ जाए। अगर आपके खेत के अंदर कहीं पेड़ नहीं है तो सब जो है बैक्टीरिया वहाँ चले जाएंगे जहाँ की कोई और पेड़, किसी और खेत में पेड़ होगा। अब आप जो है इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। गौ माता की बात आती है तो गो पालन, पहले गो पालन बहुत ही आसान था। गौ माता चलती थी, खाने की बात ही नहीं थी, कोई खिलाने की बात नहीं थी। जो हमारे खाने के बाद बच गया, जैसे मैंने मक्का खाया, ऊपर का चोकर निकाल दिया, हमने गेहूं लिए, उसकी डंठल उसको निकाल दिए, जो हमारे लिए काम का नहीं था वो गौ माता के लिए वरदान था। और दिन भर जंगलों में चलती थी, चल के आकर शाम को जो हमारे बचा हुआ वो गौ माता खा लेती थी। लेकिन आज जब अंग्रेज आए तो देखे कि यहाँ का आदमी का आधार जो है कृषि व्यवस्था, और कृषि व्यवस्था का आधार जो है गोवंश है। तो सबसे पहले उन्हें गोवंश खत्म करने के लिए एक बड़ा ही चक्रव्यूह रचा कि कोई भी प्राणी, गोवंश गाय बैल जंगल में नहीं जा सकते हैं, जंगल नष्ट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जंगल पहले ज़्यादा थे कि अभी? जब पूरे गोवंश जंगल में चलते थे उस समय जंगल ज़्यादा थे कि आज? जंगल कोई लगाया नहीं, पर जितने पक्षी थे वो खाते थे, उनके फल उसके विष्ठा से गिरते थे। गौ माता के गोबर से उसका पोषण होता था।
और जो है वहाँ उस पोषण होने के कारण से इतना बलशाली होता रहता था कि वो पूरा जंगल का रूप धरता था। और धीरे धीरे हमने गोवंश गौ माता को जंगलों में जाना बंद कर दिया। आज तो कई कई जगह फाइन लगता है, किसी का गोवंश चला गया तो उसमें दंड होता है। भारत के लोग कितने धनी थे कि गौ माता के लिए गोचर के नाम पे सैकड़ों एकड़ हर गांव में जमीन होता था। आज हम कितने गरीब हैं, अपने लिए जमीन नहीं है। ये हालत हो गई है क्योंकि हमने गौ माता को निकाला, समझा नहीं उनकी साजिश। आज ज़रूरत है फिर से उन गोचर भूमि को वापस लाएं और गौ माता को जगह दिलाएं। जंगलों में सरकार से अनुरोध करें, जो भी आसपास जंगल है वहाँ गौ माता को जाने दें। गौ माता कोई पेड़ पर चढ़ के वृक्ष नहीं काटने वाली है, लोग काटते हैं, गौ माता नहीं काटती है। गौ माता जाएंगे तो साथ में गौ सेवक भी जाएंगे, थोड़ी बहुत लकड़ी के टुकड़े ला सकते हैं लेकिन वृक्ष नहीं काटेंगे और उनके रहने से उसकी सुरक्षा और बढ़ेगी। जरूरी है कि जंगल को गौ माता से जोड़ें। इसी तरह से जो है और चारे की बात, आज हम कई तरह के चारा गौ माता के साथ जो है कई चारा खरीदते हैं। चारा खरीदने की ज़रूरत नहीं किसान को, उसके पास जो भी निकलता है, बहुत से घास भी निकलते हैं, वो घास को नष्ट करता है, जो ज़मीन के अंदर जा कर के कई बीमारी पैदा करता है। वो घास ज़मीन से निकला हुआ कोई चीज़ बेकार नहीं है। गौ माता या तो आपके खाने लायक होगा तो आप खा जाइए, गौ माता के खाने लायक है गौ माता खिला दीजिए। गौ माता नहीं खाती है तो उन कीटों से जो आपको नष्ट करने के लिए, ऐसे कीट बहुत से हैं, उनसे बचाने के लिए कीट नियंत्रण का काम करेगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का घास को, तन को, उसकी जो है नष्ट करने वाला ऐसा कोई भी दवा का उपयोग न करें। जो आता है उसे आने दें और उसका उपयोग करें। गौ माता के लिए आजकल हमारे यहाँ तो देसी सब देसी ही थी, एक नया चला हुआ है कि केवल गीर गाय ही उपयोगी है, ऐसा लोगों के मन में आ चुका है। जो आपके स्थानीय गाय है वही उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि गीर उपयोगी नहीं है, वो भी अच्छी है, लेकिन सबसे पहले जो आपके हवा में, आपके आसपास के वायुमंडल में जो गाय पहले से रह रही है वो सबसे अच्छा है, उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कोई गाय खराब नहीं है। अपने यहाँ 27 से ज़्यादा नस्ल थे और सब खत्म हो जाएंगे, केवल गीर बचेगा तो एक न उसको भी कोई डाटा में बता दिया जाएगा कि इससे ये बीमारी होती है, वो भी खत्म हो जाएगा। 5 भाइयों में 4 को मार दिया जाए तो 5वां को भी कोई बचाने वाला नहीं है। उसी तरह से जितने गोवंश हैं, जितने नस्ल हैं, सबको बचाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत दुख होता है जब कई लोग बोलते हैं कि मैं साहिवाल हटा करके गिर ला रहा हूँ, मैं ये हटा करके थारपारकर हटा करके गिर ला रहा हूँ। तो ज़रूरी है कि और आप अपने ही स्थानीय गोवंश पर प्रेरणा दें। महाराष्ट्र में खिलार गाय है, दूध बहुत कम होता है उसका, लेकिन उसका बछड़ा इतना तेज होता है, रेस में भाग लेता है, 5-5 लाख का जो है उस पर बोली लगता है। उसके इतने बछड़े गुणवान होते हैं। जब दूध जो है खिलार का 1 लीटर अधिकतम होता है। अब सोचिए इतना कम दूध में वो कितना पावरफुल होता है। देखिए, एक गुण कम होगा तो दूसरा गुण बढ़ेगा। एक दूध की मात्रा का गुण कम हुआ तो उसका जो गुणवत्ता वही मिलेगा। जो 20 लीटर दूध करने वाली देसी गाय में है वही गुण आपको 1 लीटर दूध करने वाली भी देसी गाय में रहेगा। आप उसी मात्रा में लें, आप उसी मात्रा में पोषण होगा। इसलिए हम केवल क्वांटिटी पर न जाएं, केवल मात्रा पर न जाएं, उसके गुणवत्ता पर जाएं। बहुत गोवंश को साथ रखें। गोवंश के लिए एक और बात है, गौ माता के लिए, कि हम नाम जरूर रखें। कोई भी गोवंश, कोई भी गौ माता जो है, चाहे गोवंश में सभी आ गए, गोवंश के बैल भी आ गए, नंदी आ गए, बछड़े आ गए, बछड़ी आ गए। गोवंश कहा, गौ माता मतलब केवल गौ माता नहीं, पूरा परिवार आता है। उन सभी गोवंश का कोई न कोई नाम जरूर रखें,
केवल नाम रखने से, अगर आपकी गोमाता आपके नाम से बुलाने से आती है तो उसका दूध जो है 10% बढ़ जाएगा, केवल नाम रखने से। कोई भी इंसान चाहता है कि उसे नाम से पुकारा जाए। किसी को पुकारा जाए, कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल, तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। हर आदमी चाहता है कि नाम से पुकारा जाए। गौ माता भी चाहती है कि उसे भी किसी न किसी नाम से पुकारा जाए। हम गोवंश रखते हैं, एक गाय देसी ले आएंगे, एक बछड़ा या बछड़ी, जो भी गोवंश रखते हैं, पहला तो सबका अलग अलग नाम होना चाहिए। नाम से जब तक वो आपसे जुड़ती नहीं तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद जो भी गोवंश आपके पास हैं उनमें एक कम से कम मेल होना चाहिए। 5-6 गाय है तो एक बछड़ा, भले बूढ़ा कैसा भी हो, एक तो होना चाहिए। एक मेल क्यों होना चाहिए? 20 औरतें हो, लेकिन किसी एक का, 20 औरतों में से किसी एक का भाई, पिता, पुत्र अगर साथ में हैं तो 20 औरतें भी अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। उसी तरह से जब गौ माता के साथ एक मेल होता है, चाहे बछड़ा हो या बैल हो या नंदी हो, तो गौ माता भी अपने को सुरक्षित करती हैं और समझती हैं। तो ये जरूरी है। इसके बाद और बात आती है गाय की बात, गौ संवर्धन की। हम गाय रखते हैं, नंदी नहीं रखते। हम जो हैं उसे इंजेक्शन से गर्भाधान कराते हैं। गौ माता केवल जब बच्चा जनने के लिए ही, गर्भाधान के लिए ही वो संसर्ग करती है। ऐसे पवित्र प्राणी को क्या इतना भी अधिकार नहीं दे, ये भी छीन ले? एक कैसी शोषण है कि हम ये भी छीन लेते हैं। सोचिए कितना बड़ा पाप है हमारे लिए। इसलिए गौ माता के लिए नंदी जरूर रखें। हर गांव में एक नंदी का मंदिर बने, नंदी मंदिर, जो नंदी गांव के गोवंश का संवर्धन का काम हो। जिस प्रकार की गायें हैं उसी का नस्ल मेंटेन किया जाए। संकर वर्ण घातक होता है। कहीं भी आप देखिए, जो क्रॉस बोला जाता है, आज रिसर्च बताता है क्रॉस गौ माता का दूध जो है, क्रॉस गायों का दूध जो है वो सही नहीं है, विज्ञान बता रहा है। तो जो देसी बीज है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हाइब्रिड, क्रॉस, संकर, ये जितने भी हैं, संस्करित हैं, वो सब कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए हमें ब्रीड पर, नस्ल पर भी ध्यान रखना है। जो नस्ल हो हम उसका संवर्धन उसी नस्ल से करें, दूसरे नस्ल से नहीं। और जरूरी है इसके लिए कि हम नंदी रखें। घर में, गांव में बहुएं बहुत हो और बेटे नहीं हो, उस घर का या गांव का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। इसीलिए जरूरी है जिस तरह से घर में बेटे और बहू दोनों होते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ गौ माता और नंदी दोनों हों। आज हम सरकार से, जनता से एक रूप में आग्रह करें कि गौ माता के लिए जगह, गोचर भूमि या जंगल उपलब्ध कराए। हमें मना नहीं करें, गौ माता को विचरण करने दें। तो गौ माता के पीछे जो खर्च है, कुछ लोग गौशाला खोलने के बाद भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि पूरा बैठा कर खिलाना, चारा खरीदना, खिलाना, आदमी की व्यवस्था पूरा करना जो है उनके बहुत ही कष्ट होता है। अंदर खुशी होती है उनको, लेकिन परेशानी होती है। उनको लगता है कि मेरे द्वारा एक अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन तकलीफ तो होती ही है। तो गौ माता के लिए अगर जंगल खुल जाए चरने की तो कोई दिक्कत नहीं रहे। आज कई तरह के चारे अपने देश में बनाए गए हैं, उसमें ही एक हीरामणि चारा भी है। उसका कंसेप्ट ये है कि आप खेत से काट कर मत लाओ,
हम क्या करते हैं, गौ माता पालते हैं। गौ माता को दिन भर एक ही जगह बंधे रखते हैं, वहाँ गोबर गिरा, गोमूत्र गिरा, फिर उसको हटा करके सफाई करके फिर खाद बनाते हैं। वो खाद बना के जहाँ जो चारा लगाते हैं उसमें डालते हैं। फिर चारा को जो है खुद काट करके फिर अपने गौशाला में लाते हैं, फिर से काटते हैं मशीन पे और फिर उसको नाद में डालते हैं। कितना बड़ा काम करते हैं। प्रकृति ने हमें हमाल नहीं बनाया है। हमें भगवान जो हम ईश्वर के पुत्र हैं, कोई भी बाप अपने बेटे को कभी नहीं चाहेगा कि दिन भर हमाली करते रहे। तो हमें हमाली हम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है हमारी चूक हो रही है। जिंदगी सीमेंट के बोरे की तरह है, खोलना आ गया तो 1 सेकंड में 5 सेकंड में खुलता है, नहीं तो घंटों उलझा हुआ रहता है। इसी तरह से हम इस चारे का ऐसा किया गया है कि खेत में ही रहने लगाइए और वहीं चरने दीजिए। खेत को ही 6-7 हिस्सों में बांट दीजिए और उसके बाद हम जो हैं एक एक हिस्से में डालते जाएं, जिससे दूसरे हिस्से में और चारा बढ़ने की क्रिया होती रहेगी। हमें ईश्वर ने राजा के रूप में भेजा है। हम ईश्वर के पुत्र हैं तो उसी तरह शक्तिशाली, उसी तरह धैर्यवान बनेंगे। आज एक और बात आती है कि हम जब ऑर्गेनिक उत्पन्न करते हैं तो उसके पीछे कई विषय लेकर चलते हैं। कई सरकार की योजनाएं भी है और कई पुरुषार्थी जो गैर सरकारी संस्थान हैं वो भी लोगों को सेंद्रीय खेती यानी खेती की ओर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बदल रहे हैं। लेकिन उनके मन में एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमने अगर ऑर्गेनिक किया तो मेरा जो कीमत है कम से कम 1.5 गुना से 2 गुना मिलेगा। और जब बाजार में बेचने जाते हैं तो कीमत मिलता नहीं, वो निराश हो जाता है और फिर उसको आगे से खेती ही छोड़ देता है। वो पछतावा आता है कि मैंने क्यों जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती शुरू किया। तो जैविक जो बताते हैं वो इस बात को सबसे अंत में बताया जाए। पहले बताया जाए कि आपकी जमीन शक्तिशाली होगी, आपका जो उत्पन्न होगा वो शक्तिशाली होगा। एक खेती करने से आपकी घर में कोई बीमारी नहीं होगी। आप अपने लिए जो लगता है पहले वो उपजाइए, बेचने के लिए बाद में आपको क्या क्या लगता है पहले आप खुद नोट कीजिए। उसमें क्या क्या आपकी ज़मीन में हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें लगने वाला हर सामान हमारे यहाँ हो जाए, लेकिन उसमें से क्या क्या हो सकता है। अगर हमारे भूमि पर हो सकता है तो हमारे भूमि में होगा। हम सबसे पहले अपने घर जो हम खरीदते हैं उसमें से जितना हम पैदा कर सकते हैं वो करें, उससे हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमारी मिट्टी अच्छी हो गई। आप देखिए, मिट्टी की जांच करा लीजिए। मैंने मिट्टी जांच पर बल नहीं दिया है, एक समझने के लिए। आप मिट्टी की जांच करा लीजिए। आप सेंद्रीय खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। 1 साल बाद उसी मिट्टी को फिर जांच करा लीजिए। देखिए आपके कंटेंट में कितना फर्क पड़ा। अगर आपके जमीन को उतना कंटेंट बढ़ाने के लिए कितने बाहर से खरीदने पड़ते, खाद, तरह के तत्व खरीदने पड़ते, उसकी कीमत क्या होती, तो देखेंगे आप करोड़ों रुपए का जमीन जो है बलवान हुआ है। आप मॉनसून की शुरुआत के पहले एक डेट फिक्स कीजिए। जैसे मई माह है तो मई महीने में अपने जमीन का लेवल किसी तरह से बोर के अंदर है तो ऊपर से नाप लीजिए कि पानी कितना नीचे है। और फिर 1 साल जो है गौ माता के गोबर गोमूत्र से आधारित खेती कीजिए। उसके बाद अगले साल उसी दिनांक को फिर से पानी का मेजरमेंट कीजिए कितने दूरी पर है, तो आपका पानी कम से कम 2 फुट ऊपर नीचे जाने की सवाल ही नहीं है। क्या इसका कीमत कितना बोलेंगे आप? ये कमाई नहीं है। हमारा संपत्ति जल की कमाई है, हमारी संपत्ति मिट्टी की बलवान होने की कमाई है। और इसके बाद ये आहार जो हमारा घर खाएगा, घर का पूरा परिवार खाएगा, वो सब स्वस्थ रहेगा, वो शांत रहेगा, किसी से बेवजह झगड़े भी नहीं करेगा और किसी का जो है अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त भी नहीं करेगा। तो हमारे खर्चे दूसरे
झगड़े के जो खर्चे होते हैं, केस कोर्ट का खर्चे होते हैं, बाकी जो भी ये सब कम हो जाएंगे, बीमारी दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, हमारा पूरा घर जो है निरोग हो जाएगा। क्या एक कमाई नहीं है? हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम क्या ले जाते हैं? मिठाई 400 रुपये किलो, 500 रुपये मिठाई ले आते हैं, जो कि ना हमारे कल्याणकारक है ना सामने वाले के। हम अपने घर का गुड़ लेकर जाएं, हम अपने घर ऐसे चीज़ लेकर जाएं जो उसके यहाँ नहीं होता है, वो लेकर जाएं जो उसके काम आए, 24 घंटे में ख़राब नहीं होगा, और जब जब नया मौसम आएगा उसको याद आएगा कि आपके यहाँ से आने वाला है। किसी के यहाँ गुड़ नहीं होता है, अब किसी के यहाँ गुड़ होता है रिश्तेदार में, तो बोलेगा ये साल भी मेरे वहाँ से गुड़ आएगा। किसी के यहाँ चावल आएगा, किसी के यहाँ दाल आएगा। ऐसे एक दूसरे का विनिमय जो है हम करें तो मूल स्वदेशी होगा। स्वदेशी यानी स्व से लेके देश, स्व पहले खुद का। हम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, हम स्वस्थ जग स्वस्थ। स्वदेशी यानी पहले खुद से। हमें खरीदना भी है तो हम पहले अपने भाई के पास से खरीदेंगे, उसके बाद हम पड़ोस से, अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो गांव से, गांव भी नहीं मिलता है तो अपने तालुका से, ब्लॉक से, वहाँ भी नहीं मिलता है जिला से, ऐसे बढ़ते बढ़ते अपने देश में भी नहीं मिलता है तो महादेश से, वहाँ भी नहीं मिलता है विश्व से। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा संस्कृति है। दुनिया में किसी भी देश ने ये नहीं बोला कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये अपनी संस्कृति बोलती है, ये भारतीय संस्कृति बोलती है, संस्कृति बोलती है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम कभी कभी बहुत अच्छा होने के बाद भी कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कारण क्या है? जिस तरह से क्रॉस हम जानवरों में पसंद नहीं करते, क्रॉस सब्जियों में पसंद नहीं करते। कोई भी गाय मूल नस्ल का हो, कोई भी सब्जी, अनाज, अन्न मूल नस्ल का हो, उसी तरह इंसान भी मूल नस्ल का होना चाहिए। यहाँ भी अपने संस्कृति के अनुसार ही वह शादी विवाह करे तो आगे जेनेटिक प्रॉब्लम जो है उसके बाल बच्चों में नहीं आता है। बच्चे सुंदर तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन जेनेटिक दोष होने से उन्हें हमेशा कोई न कोई तकलीफ होती रहता है। एक माँ बाप को ऐसे बच्चे से आगे भी उनको तकलीफ होती है, इसीलिए अपनी परंपरा का निर्वहन करें जो उनके स्थानीय परंपरा बनी हुई है। तो इसमें हमने बताया आपको कि हमें फंसना नहीं है, हमारा और जो है चलते रहें, और किसी भी तरह का हम बाहर परचेज खरीदी नहीं बने। खरीदी यानी कस्टमर होता है, कष्ट से मरने वाला। जितना कम खरीदना है, अगर नहीं है तो खरीदेंगे, लेकिन कम से कम खरीदेंगे। और एक और बात बताता हूँ, लोग अपने खेत पर जाते नहीं हैं। अगर आप अपने खेत पर जाएंगे, प्रतिदिन जाएंगे देखने के लिए, भले 5 मिनट के लिए ही जाइए, तो पौधे भी आपको देखेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। और जिस दिन नहीं जाएंगे वो मुरझाए हुए रहेंगे। साल 2 साल में ही आप भले पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आप अपने खेत के बहुत बड़े अनुसंधान करता हो जाएंगे। आप उनकी भाषा समझने लगेंगे कि मेरे पौधा क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, उसे पानी चाहिए या नहीं चाहिए, या कोड़ाई चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको सब समझने लगेगा। लेकिन मेरे मन में भावना होना चाहिए कि मेरे खेत से मैं भू माता के अंदर मर भी जाऊं तो जहर नहीं डालूंगा। ये पहला संकल्प होना चाहिए, फिर आप मजबूत हो जाएंगे, का लोड वहन कर सकते हैं। इसलिए हमारी पहला जो है ऋषि कृषि, हम संत के रूप में हों। सब में ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर हैं, इसका पालन करें। एक और बात, हम किसान लोग कभी कई किसान मजदूर जो है नशा से ग्रस्त हो जाते हैं। हम कल्पना करते हैं, हम मानते हैं, हमारी संस्कृति मानती है कि सब में ईश्वर है।
कण कण में ईश्वर का वास है, तो मेरे अंदर भी ईश्वर का वास है। अब मेरे अंदर ईश्वर का वास है तो मैं जो भी ग्रहण करूंगा वो ईश्वर को पान होगा ही। तो ऐसे चीज खाने के पहले हम जरूर सोच लें कि मेरे ईश्वर को ये चलेगा या नहीं चलेगा। हमने आप सब ने समय दिया, कुछ आपके कमेंट हो तो मैं उस पर आगे बोल सकता हूँ।